हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीए थर्ड ईयर में सीखना और परिपक्वता विषय के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि सीखना क्या है। किसी नई वस्तु को ग्रहण करने की प्रक्रिया ही सीखना है। जीवन की अधिकतर क्रियाएं बालक को सीखनी पड़ती हैं। अनुभव प्राप्ति को हम सीखना कहते हैं। इसकी कुछ परिभाषाओं के बारे में हम चर्चा करते हैं। गेट्स के अनुसार अनुभवों द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही सीखना है। गिलफोर्ड के अनुसार सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में कोई भी परिवर्तन है। वुडवर्थ के अनुसार वह क्रिया सीखना कही जा सकती है जो व्यक्ति को अच्छा या बुरा किसी भी प्रकार से विकसित करती है और उसके अनुभवों तथा परिवेश को पहले से भिन्न बनाती है। अब हम देखेंगे परिपक्वता क्या है। परिपक्वता वह स्वाभाविक अभिवृद्धि है जो बिना किसी विशेष परिस्थिति जैसे शिक्षा अथवा अभ्यास के लगातार रूप से चलती रहती है। उदाहरण के लिए सभी बालक एक निश्चित आयु में बैठना सीखते हैं, चलना एवं बोलना सीखते हैं, चाहे सीखने की परिस्थितियां अलग अलग हों। जन्म के बाद सीखने के लिए परिपक्वता का होना अनिवार्य है। विकास क्रम की सभी अवस्थाओं में ये दोनों ही प्रक्रियाएं एक साथ पाई जाती हैं। सीखना तथा परिपक्वता में समानता होते हुए भी काफ़ी अंतर पाया जाता है। अब हम देखेंगे सीखना और परिपक्वता में क्या अंतर है। पहला, सीखने का संबंध शरीर के विभिन्न अंगों की क्रियाओं से होता है, लेकिन परिपक्वता का संबंध उन अंगों की रचना से है। दूसरा, सीखने का अभिप्राय है शिशु की प्रतिक्रियाओं में वृद्धि तथा परिवर्तन, परंतु परिपक्वता का अर्थ है शरीर की रचना में वृद्धि और परिवर्तन। उदाहरण के लिए पढ़ना, लिखना, गाना, तैरना, ये सारी चीज़ें सीखने से आती हैं, परंतु मांसपेशियों तथा स्नायुओं में वृद्धि परिपक्वता के फलस्वरूप होती है। नेक्स्ट का अंतर है परिपक्वता के फलस्वरूप बालक कई चीज़ों को, कई बातों को सीखता है, लेकिन सीखने के लिए अभ्यास की, प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। लेकिन परिपक्वता के लिए कोई अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि तैरना, लिखना, साइकिल चलाने के लिए अभ्यास जरूरी है, परंतु दांत निकलने के लिए अभ्यास की कोई आवश्यकता नहीं है। चौथा अंतर है परिपक्वता एक जन्मजात प्रक्रिया है, परंतु सीखना एक अर्जित क्रिया है। शरीर के विभिन्न अंगों की रचना में वृद्धि परिपक्वता के साथ स्वयं अपने आप आती है, जैसे कि बाल उगना, दांत निकलना, लंबाई बढ़ना, परंतु साइकिल चलाना, तैरना आदि सीखने से ही आते हैं। पांचवा अंतर है परिपक्वता द्वारा जातिगत विशेषताओं की उन्नति होती है, जैसे मांसपेशियों का विकास, दांत निकलना आदि। ये जातिगत विशेषताएं हैं जो सभी व्यक्तियों में पाई जाती हैं। इसके विपरीत सीखने के द्वारा व्यक्तिगत विशेषताओं की प्रगति होती है, जैसे कार चलाना, साइकिल चलाना, तैरना आदि। सीखने की प्रक्रिया द्वारा वातावरण की परिस्थितियों में परिवर्तन लाया जाता है। उदाहरण, कोई नई चीज़ बनाकर
सीख कर, घर पर बनाकर, सजाकर नयापन पैदा कर सकते हैं, परंतु परिपक्वता के द्वारा शारीरिक रचना में रासायनिक परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए हड्डियाँ, मांसपेशियाँ अपने अनुरूप विकसित होंगे, उसमें हम चाह कर भी कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अब हम देखेंगे कि सीखना और परिपक्वता का क्या महत्व है। मनोवैज्ञानिकों का पहले यह विश्वास था कि जन्म से पूर्व की परिपक्वता ही जन्म के बाद सीखने की प्रक्रिया है। बाद में शिशुओं पर अनेक प्रयोग किया गया और उससे ये सिद्ध हुआ कि जन्म के पश्चात सीखने के लिए परिपक्वता का होना अनिवार्य है। विकास क्रम की सभी अवस्थाओं में ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ पाई जाती हैं। सीखना और परिपक्वता एक दूसरे पर आश्रित है। ये एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। जैसे जैसे बालक का स्नायु मंडल या नर्वस सिस्टम विकसित होता जाता है, वैसे वैसे उसकी सीखने की क्षमता भी बढ़ती जाती है। सीखना और परिपक्वता दोनों में ही घनिष्ठ संबंध पाया जाता है और सीखने की प्रक्रिया में परिपक्वता बड़ी ही सहायक सिद्ध होती है। जिस प्रकार सीखने से व्यवहार में परिवर्तन होता है, उसी तरह परिपक्वता से भी व्यवहार में परिवर्तन होता है। मानव की अधिकांश क्रियाओं में यह निश्चित करना कठिन होता है कि वे परिपक्वता का परिणाम है या सीखने का परिणाम है। उदाहरण के लिए बालक का भाषा विकास। यह सही है कि बालक जब तक परिपक्वता की विशेष अवस्था या आयु पर नहीं पहुंच जाता, तब तक वह भाषा नहीं सीख सकता, बोल नहीं सकता। परंतु केवल आयु प्राप्त कर लेने से ही उसको भाषा नहीं आ सकती, वरन उसको भाषा का सिखाया जाना भी अति आवश्यक होता है। जो क्रियाएं सभी मानव प्राणियों में किसी विशेष आयु पर प्रकट होती हैं, वे परिपक्वता के कारण होती हैं। सभी मानव में आवश्यक रूप से प्रकट न होने वाली अन्य क्रियाएं परिपक्वता की प्रक्रिया से केवल इस हद तक प्रभावित होती हैं कि परिपक्व आयु के अंदर वे अधिक आसानी से सीखी जा सकती हैं। उदाहरण के लिए तैरना, पेड़ पर चढ़ना, साइकिल चलाना आदि। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सीखने की प्रक्रिया में शिक्षार्थी का महत्व उसकी परिपक्वता के कारण है। इन सब से ये हमें क्लियर हो जाता है कि सीखना और परिपक्वता में घनिष्ठ संबंध है। सीखने की प्रक्रिया में परिपक्वता सहायक है। इसी कारण परिपक्वता की अवस्था आने से पहले बालक को जबरदस्ती सिखाना ठीक नहीं है। अब हम देखेंगे सीखने के सिद्धांत के बारे में, थ्योरीज ऑफ लर्निंग। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने सीखने के विभिन्न सिद्धांत बताए हैं। ये इस प्रकार हैं। पहला, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कंडीशनड रिफ्लेक्स। रूस के मनोवैज्ञानिक I.P. पेवलोव ने यह सिद्धांत बनाया। इसे संबंधीकरण का सिद्धांत भी कहा जाता है। जब किसी परिस्थिति के साथ किसी प्रतिक्रिया को, जिनका कि आपस में पहले से कोई संबंध नहीं है, जोड़ दिया जाता है, तो उसे संबंधीकरण या कंडीशनिंग कहते हैं।
उदाहरण के लिए 1 वर्ष के बालक को एक खरगोश दिखाया गया। बालक उसे देखकर अति प्रसन्न हुआ और उसे पकड़ने के लिए दौड़ा, और जैसे ही वह खरगोश के पास पहुंचा, एक जोरदार धमाका किया गया। बालक डर कर पीछे हट जाता है। यह परीक्षण कई बार किया गया और अंत में ऐसा हुआ कि बालक धमाके की आवाज के बिना भी खरगोश को देखकर डरने लगा। ये संबंधीकरण है। बालक में प्रेम, घृणा, भय आदि का कारण संबंधीकरण ही है। बालकों की शिक्षा में संबंधीकरण से लाभ उठा सकते हैं। चित्र, मॉडल आदि सहायक साधनों को विभिन्न विषयों से संबंधीकरण करके पढ़ाया जा सकता है। इससे बालकों में अच्छी आदत व अनुशासन स्थापित कर सकते हैं। विद्यालय में अच्छे वातावरण का निर्माण भी किया जा सकता है। दूसरा सिद्धांत है प्रयास और भूल का सिद्धांत, जिसे थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर भी कहा जाता है। ये सिद्धांत अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने किया था। उन्होंने जानवरों तथा बालकों पर कई परीक्षण किए तथा निष्कर्ष निकाला कि बालक और पशु दोनों ही प्रयास तथा भूल के द्वारा सीखते हैं। प्रारंभ में बालक किसी कार्य को करने में अधिक समय लेता है, गलतियां या अशुद्धियां भी अधिक करता है और धीरे धीरे अशुद्धियां कम होती जाती हैं। तीसरा है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इनसाइट। इस प्रकार के सीखने में समझ तथा सूक्ष्मता की आवश्यकता होती है। इस सिद्धांत का निर्माण गेस्टोल्ट ने किया। बालक सीखने में अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करता है। गेस्टोल्ट ने यह कहा कि जब व्यक्ति को पूरी तरह से परिस्थिति समझ में आ जाती है, तब उसे अचानक समस्या समाधान की सूझ प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए कुछ शिशुओं पर प्रयोग किया गया। एक स्टडी में एक खिलौने को ऐसे स्थान पर रख दिया गया जो शिशुओं की पहुंच से बाहर था और पास ही में 2 स्टूल रख दिए गए। पहले शिशुओं ने उछल कूद करके खिलौना लेने का प्रयत्न किया, फिर भी खिलौना हाथ नहीं आया तो कुछ सोचने पर स्टूल पर चढ़कर खिलौना ले लिया। बालकों में जानवरों की अपेक्षा अंतर्दृष्टि या इनसाइट अधिक होती है। वे जल्दी ही परिस्थितियों को भांप लेते हैं। अतएव बालकों के विचार और कल्पना शक्ति को विकसित करना चाहिए। चौथा सिद्धांत है अनुकरण का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ इमिटेशन। इस सिद्धांत का निर्माण हैगार्थी ने किया। बालकों में अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। सीखने की प्रक्रिया अनुकरण के द्वारा ही संभव हो सकती है। अनुकरण द्वारा काम को जल्दी ही सीखा जा सकता है। बालक के जीवन में अनुकरण का अत्यंत महत्व है। यदि उनमें अनुकरण शक्ति की प्रधानता नहीं होती तो उनकी मानसिक शक्तियाँ देर से विकसित होने के कारण वह कोई बात को देर से सीखता। अनुकरण द्वारा बालक जल्दी सीख जाता है। इस सिद्धांत का उपयोग बालकों में अच्छी आदतों को सिखाने में, डेवलप करने में किया जा सकता है। बड़ों को और शिक्षकों को, माता पिता को बच्चे के सामने एक अच्छा रोल मॉडल प्रस्तुत करना चाहिए ताकि उन्हें देखकर
बच्चे उन्हीं का अनुसरण करके अच्छी आदतों का निर्माण कर सकें। थैंक यू।